नमस्कार साथियों, आज हम यूपी टेट के लिए सीडीपी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम हर प्रश्नों के चारों ऑप्शन को गहराई से समझेंगे ताकि एक भी नंबर ना कटे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतःसंबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःसंबंध का सिद्धांत का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर होगा नहीं। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है, यह कहता है कि विकास कभी नहीं रुकता है। यह कहता है विकास कभी नहीं रुकता है, ये माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सी कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत का मतलब है बच्चा पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है विकास आनुवंशिक और वातावरण के मेल का परिणाम है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, सहसावस्था को, ये सभी। खिलौने की आयु जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है, ये 2 से 6 वर्ष की होती है। 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे जो होते हैं, जहाँ बच्चे अकेले खिलौने से खेलता है, जो बच्चा होता है 2 से 6 वर्ष का, यहाँ पर बच्चा अकेले खिलौने से खेलता है। अब इससे खिलौना कोई छुड़ा ले, कहेगा नहीं ये मेरा खिलौना है, मैं इसे खिलौना नहीं दूंगा, रोने लगता है बच्चा। इसलिए खिलौने की आयु, टॉय एज, इसी को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। कितना? 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें होता है, इसे खेल की आयु खेल की आयु कहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा समूह में खेलता है। यहाँ बच्चा कैसे खेलता है? समूह में खेलता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खिलौने की, मतलब इसे कहते हैं खिलौने खेल की आयु। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। और खेल की आयु किसे कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को। 6 से 12 वर्ष के बच्चों को कहते हैं खेल की आयु। खेल की आयु को इंग्लिश में बोलते हैं गेम एज। क्या बोलते हैं? गेम एज। गेम एज बोलते हैं। ओके। और सहसावस्था होता है, यहाँ होता है 0 से, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को सहसावस्था की आयु कहते हैं। यहाँ बच्चा पूरी तरह अपने पेरेंट्स, किस पर? अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, विकास के सिरापदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? बताइए। सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर का मतलब होता है विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर कौन सा है? ऊपर सिर होता है, नीचे पैर होता है। ठीक, विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, यानी सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। ऐसे विकास सिर पदाभिमुख का मतलब है, सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और पैर से सिर की ओर, ये गलत है। विकास कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता। विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये सही है और ये गलत है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। और कह रहा है मध्य से बाहर की ओर। मध्य से बाहर की ओर, इसे प्रॉक्सिमोडेंटल सिद्धांत कहते हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखते जाइए। मध्य से बाहर की ओर को कहते हैं प्रॉक्सिमोडेंटल सिद्धांत कहते हैं। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर, बिल्कुल राइट आंसर है। और समान से विशिष्ट की ओर का मतलब है कि बच्चा पहले समान क्रियाएं करता है, फिर बारीकी वाली विशिष्ट क्रियाएं करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? चलिए बताइए। ए, अभिभावक एवं अध्यापक का, बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, पहली बात सुनिए। जो अभिभावक एवं अध्यापक हैं, मानव विकास के दोनों के योगदान का परिणाम है। ठीक,
जो अभिभावक एवं अध्यापक हैं इनका काम क्या है, बताइए इनका काम क्या है? ये वातावरण के सहायक अंग हैं। किसके? ये इन्वायरमेंट के सहायक अंग हैं। जो अभिभावक और अध्यापक हैं ये वातावरण के सहायक अंग हैं। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का ये वाइगोत्स्की का विचार है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का क्या है? ये वाइगोत्स्की का सॉरी टंग हो रहा है। वाइगोत्स्की क्या बताइए? वाइगोत्स्की का विचार है। और वंशानुक्रम एवं वातावरण ये हमारा राइट आंसर है। विकास, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों अनिवार्य है। मानव विकास किन दोनों के योगदान के परिणाम है? मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 का सी। नेक्स्ट प्रश्न, सहसावस्था में बच्चे की क्रियाएं मुख्य रूप से कैसी होती हैं? मूल प्रत्ययात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। बताइए क्या होगा आंसर? जिस प्रश्न का आंसर आता है आपको आ रहा है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मूल प्रत्ययात्मक का मतलब होता है जैसे भूख लगने पर रोना, जैसे बच्चे को भूख लगी बच्चा तुरंत रोता है, या जन्मजात आदतों पर आधारित होता है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। सहसावस्था में भी जब बच्चे को भूख लगती है तो क्या करता है? रोने लगता है, तो उसकी मम्मी आती है उसको दूध पिलाती है तो बच्चा फिर शांत हो जाता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है इसमें तर्क की जरूरत होती है जो इस उम्र में नहीं होता है। संज्ञानात्मक जो होता है इसमें तर्क की आवश्यकता होती है और सहसावस्था के बच्चा तर्क करने के काबिल नहीं होता है। संवेगात्मक का मतलब होता है कि संवेग होते हैं पर क्रियाओं का आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। सहसावस्था में बच्चे में संवेग होते हैं पर क्रियाओं का आधार क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। ओके, सामाजिक इस अवस्था में बच्चा सामाजिक नहीं बल्कि आत्म केंद्रित होता है। बच्चा इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है? इस बच्चा में आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है ना कि सामाजिक होता है। या राइट आंसर की ये मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी भी प्रश्न पूछे सहसावस्था में बच्चा कैसा होता है? सामाजिक नहीं होता भैया। सहसावस्था 2 साल तक बच्चा ये नहीं जानता कि ये कौन समाज में क्या चल रहा है, वो आत्म केंद्रित होता है। राइट आंसर कौन सा है? 5 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। बताइए आंसर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष को कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। यहां हम लिख नहीं पाएंगे, आप लिख लीजिएगा संवेदी पेशी अवस्था। ठीक, आगे लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं पेशी अवस्था। और 2 से 7 वर्ष के बच्चे को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 वर्ष के बच्चे को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। बताइए किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था यहाँ बच्चा अपने दोस्तों के प्रति सबसे अधिक वफादार और सक्रिय होता है। यहाँ जो बच्चा होता है किशोरावस्था का अपने दोस्तों के प्रति सबसे ज़्यादा वफादार और अपने ग्रुप का सबसे सक्रिय सदस्य होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? किशोरावस्था में। और दूसरा ऑप्शन है बी, प्रौढ़ावस्था। यहाँ व्यक्ति सामाजिक और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता है। जब व्यक्ति ये बच्चा नहीं, ये व्यक्ति हो जाएगा। जब बच्चा प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आ जाता है तो यहाँ व्यक्ति सामाजिक और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, इसे प्री गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? या तो पूर्व बाल्यावस्था को कभी कभी सीधे लाइन दिया होता है यूपी टेट में। प्री गैंग एज किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्व बाल्यावस्था। कौन सा? प्री गैंग एज। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। भाषा विकास का संबंध किससे बताइए? आप बता सकते हैं, आपको पता है। भाषा विकास का नोम चॉम्स्की, क्या बहुत अच्छा है, नोम चॉम्स्की, चॉम्स्की। और सामाजिक विकास संबंध किससे है? क्या है बताइए? सामाजिक विकास संबंध किससे है बताइए? सामाजिक विकास वाइगोत्स्की। जहां सामाजिक शब्द आ जाए भैया वाइगोत्स्की लगा देना, लगभग सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की और एरिक्सन, वाइगोत्स्की और एरिक्सन, ये सामाजिक विकास का संबंध है। ठीक। कोहलबर्ग नैतिक विकास का संबंध, जहां नैतिकता की बात आ जाए, नैतिकता सही और गलत की बात आ जाए, आंखें मूंद करके आप कोहलबर्ग लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता हो तो। ठीक। राइट आंसर कौन सा है? नैतिक विकास। कोहलबर्ग सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास संबंधित। शारीरिक विकास, यह जो है शारीरिक विकास है, जैविक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। किससे? जैविक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक भैया, जैविक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए पावलोव, बी थार्नडाइक, सी कोहलर, डी स्किनर। भाई प्रयास एवं त्रुटि, पावलोव मतलब इन्होंने किस पर अध्ययन किया? कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है बताइए भैया? इनके सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय लिख लीजिएगा, अनुबंधन का सिद्धांत। और थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था बता सकते हैं? बिल्ली पर। किस पे? बिल्ली पर। इन्होंने कुत्ते पर किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। इनके थ्योरी का नाम है एसआर थ्योरी। क्या नाम है? एसआर थ्योरी। ठीक। कोहलर, जहां कोहलर की बात आ जाए, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। किसका? सूझ का सिद्धांत। सूझ किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर। वो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पे? चूहे पर। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा अनुबंधन दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। दोस्तों, अगर वीडियो में मजा आ रही हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो ना कि हमने वीडियो अच्छी बना रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जानता हूँ मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड में आपको समझा सकूँ, कर सकूँ, लेकिन आपको सपोर्ट रहेगा ना तो एक दिन ये भी कर लेंगे हम। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आना कैसी अनुक्रिया है बताइए? प्रश्न संख्या 10। घंटी बजने पर लार जो आती है, ये कैसी अनुक्रिया है? इसका मतलब क्या था बताइए? स्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन देखकर लार आना कैसी है? स्वाभाविक अनुक्रिया। कैसी है? स्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन देखिए, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आना कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? भोजन, कुत्ते ने भोजन देखा, कुत्ते ने क्या देखा? भोजन। किसने देखा? ये डॉग ने क्या देखा? भोजन। जब इसने भोजन देखा, इसके मुंह में क्या आई? लार आई। तो कैसी है अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया। अभी मैं ऑप्शन का डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये संबंध उद्दीपक का मतलब क्या होता है? घंटी यहाँ एक अनुबंधित उद्दीपक है। संबंध उद्दीपक का मतलब क्या है भाई? घंटी यहाँ पर एक क्या है? एक अनुबंधित उद्दीपक है। और अनुबंधित की अनुक्रिया क्या है? समझिए, अनुबंधित अनुक्रिया ये है कि घंटी की वजह से लार आना, कंडीशनड। समझिए, पावलोव ने पहले घंटी बजाई, जैसे घंटी बजी, कुत्ता आया, खा रोटी नहीं मिली, ठीक है, देखा तो घंटी बज रही है तो भोजन रख दिया, खा लिया। अभी घंटी बजी तो उसके दिमाग में आया कि खाना आ गया, खाए, तो मुंह में लार आ गई। ये कैसी अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया है। घंटी की वजह से लार आना कैसी अनुबंधित अनुक्रिया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आना कैसी अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया है भैया। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10 प्रश्न लगा दीजिए, ठोक दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 11। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? टू फैक्टर। बिने ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने। क्या आंसर होगा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने जो दिया था, एक कारक दिया था। क्या दिया था? एक कारक का सिद्धांत, एक कारक।
स्पीयरमैन ने जो दिया था जी सामान्य, जी कारक और एस कारक, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। जी कारक, जी से जी सामान्य कहते हैं और एस को विशिष्ट कारक बताए थे। और थर्स्टन ने इन्हें समूह कारक सिद्धांत दिया। क्या दिया था? इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था, समूह कारक, ठीक भैया, समूह कारक सिद्धांत दिया था। और गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का संरचना मॉडल 3D। बुद्धि का संरचना मॉडल कौन सा दिया था? 3D दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? स्टर्न, बिने, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो स्टर्न ने आईक्यू का विचार और शुरुआती फार्मूला दिया। जो स्टर्न ने क्या था? इन्होंने आईक्यू का विचार और शुरुआती फार्मूला किसने दिया? स्टर्न ने दिया। बिने ने इन्होंने पहला सफल बुद्धि परीक्षा बनाया। समझिए, बिने ने इन्होंने पहला सफल बुद्धि परीक्षा बनाया, ठीक भैया, बुद्धि परीक्षण बनाया। टर्मन जो थे बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक। इन्होंने समझिए, जो टर्मन थे इन्होंने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था, इसमें 100 से गुणा करके फार्मूला बनाया। किसने? टर्मन ने। ऑप्शन डी से कोई बात नहीं। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, टर्मन। प्रश्न संख्या 13 बताइए, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, जो हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुप्रतिपादित सिद्धांत दिया गया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, इनमें से कौन शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि का मतलब होता है, जो भाषाई बुद्धि का मतलब है क्या? बताइए। भाषाई बुद्धि का मतलब है लेखकों और कवियों की बुद्धि। भाषाई बुद्धि का मतलब क्या है? लेखकों और कवियों की बुद्धि। और तार्किक बुद्धि का मतलब है वैज्ञानिक और गणितज्ञों की बुद्धि। तार्किक बुद्धि मतलब क्या है? वैज्ञानिक और गणितज्ञों की बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या है? बता सकते हैं आप? स्थानिक और सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि जो होती है, इन्होंने गार्डनर ने इसे बुद्धि का प्रकार नहीं माना। जो सृजनात्मक बुद्धि है, इसे गार्डनर ने जो बता रहा है, आंसर पूछ रहा है, सृजनात्मक बुद्धि को गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत नहीं माना, कारक नहीं माना, प्रकार नहीं माना। और स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? बताइए। मूर्तिकारों और पायलटों, जो पायलट होते हैं, मूर्तिकारों और पायलटों को स्थानिक बुद्धि की संज्ञा में रखा। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मक बुद्धि। प्रशांसिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, मूल्य, अभिक्षमता। पहला ऑप्शन बुद्धि। इसके लिए बिने या वेसलर ने टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं? बिने या वेसलर टेस्ट होते हैं। कौन सा? इसके लिए होता है टेस्ट, याद रखना, बुद्धि के लिए टेस्ट होता है बिने या वेसलर टेस्ट। कौन सा? वेसलर, याद रखना भैया, वेसलर टेस्ट। और व्यक्तित्व सही है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। या किसने दिया ये भी तो बता दो। मतलब क्या है ये मरे का है। मरे मतलब मरे ने दिया। मैंने बताया क्या व्यक्तित्व मापने का टेस्ट है? मरे का व्यक्तित्व मापने का टेस्ट है। मूल्य की बात करता है या इंसान के नैतिक मूल्यों का टेस्ट है। मूल्य क्या है? इंसान के नैतिक मूल्य। कौन से मूल्य? नैतिक मूल्य। अभिक्षमता किसी विशेष कौशल जैसे संगीत की क्षमता का टेस्ट है, तो क्या है? अभिक्षमता में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 15, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, यूंग, एडलर, आलपोर्ट। बताइए क्या आंसर होगा? राइट आंसर है यूंग, ऑप्शन बी। कैसे? इन्होंने सामाजिक जुड़ाव के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। जो यूंग थे, इन्होंने सामाजिक जुड़ाव के आधार पर बताया था, यह वर्गीकरण किया था कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया? यूंग ने किया। अब फ्रायड की बात करते हैं। फ्रायड ने बताया था ईगो और काम शक्ति पर जोर दिया। किस पे? ईगो और काम शक्ति पर जोर दिया। ठीक भैया, काम शक्ति पर लिख लेना आगे, काम शक्ति पर। एडलर की बात करें, एडलर क्या कहता है? इन्होंने हीन भावना के सिद्धांत पर काम किया।
हिटलर ने किस पे किया? हीन भावना। कैसी भावना? हीन भावना। और आलपोर्ट की बता सकते हैं? आलपोर्ट कमेंट में बताइए क्या होगा। इन्होंने व्यक्तित्व के गुणों की बात की। किसकी? व्यक्तित्व के गुणों की बात की। किसने की? आलपोर्ट ने की थी। और राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी, यूंग। प्रश्न संख्या 16, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या संबंधित है? बता सकते हैं? बिल्कुल सरल है। अब बात करें सुनने। पहला ऑप्शन क्या है? सुनने। एक ऑप्शन सॉल्व करते हैं ना। सुनने विकार का मतलब होता है, इसे ऑडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, इसे ऑडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक भैया। पढ़ने का विकार, डिस्लेक्सिया मतलब डिस्लेक्सिया जो पढ़ने में संबंधित होता है। पढ़ने संबंधित कैसा है? डिस्लेक्सिया। और सुनने से क्या होता है? क्या कहते हैं तो बताइए? ऑडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। बोलने का विकार किसे कहते हैं? बताइए। जो जिसको बोलने में दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? लिख लेंगे ना, डिस्फेजिया। ठीक भैया। जिसको लिखने में दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया भैया, डिसग्राफिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में पूर्णतः कब लागू हुआ? बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2009, 2010, 2011, 2005। चारों को हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। चारों ऑप्शन को आपको खोपड़ी में सेट कर देंगे, कौन सा गलत, कौन सा सही, क्या है क्या नहीं, सब बता रहे हैं। ठीक। 2009 की जब बात करता है, इस साल कानून संसद में पारित हुआ। इस साल क्या हुआ? संसद में कानून पारित हुआ भैया। ठीक। 2010 की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। कब भैया? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। 2011 गलत तो ही है। 2005 की बात करते हैं, इस साल 2005 का भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में कभी पूछ लिया जाता है कि आरटीआई कहते हैं। आरटीआई को पूछ लिया क्या है? इस साल सूचना का अधिकार आरटीआई आया था। क्या आया था? आरटीआई, सूचना का अधिकार आरटीआई आया था। कब आया था? 2005 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र का प्रथम पद क्या है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। बताइए क्या है? 18 का बोलिए। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं? बताइए। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिए लिया कीजिए। प्रतिपुष्टि का मतलब है फीडबैक, या पढ़ने के बाद मिलता है। ये क्या मिलता है? आप फीडबैक कब देते हैं? पढ़ने के बाद मिलता है। पढ़ने के बाद। इसमें पूछे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? फीडबैक तब दिया जाता है जब प्रतिपुष्टि का मतलब पढ़ाने के बाद। आप जब पढ़ा रहे तभी फीडबैक मिलेगा आपको। पढ़ाने के बाद फीडबैक दिया जाता है। ठीक। और शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग, या दूसरा चरण, या कैसा चरण है? दूसरा चरण। अब बात कर रहा है प्रथम चरण, प्रथम पद की बात कर रहा है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, योजना बनाना। किसी काम करने के पहले योजना बनाते हैं ना, योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद है भैया, प्रथम पद। और डी, प्रस्तावना, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कौन सा? प्रस्तावना जो है शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न 19, शिक्षण की आगमन विधि, शिक्षा का सूत्र क्या होता है? बताइए। अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, अमूर्त से मूर्त की ओर। बता सकते हैं क्या होगा आंसर? एक प्रश्न का आंसर दो भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर दो यार। एक लाइक बहुत ज़रूरी है आपकी, कर दीजिए यार लाइक। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो। चलिए मत करिएगा आप, जैसी आपकी इच्छा। अज्ञात से ज्ञात का मतलब क्या है? ये अज्ञात से आगमन विधि पूछ रहा है। क्या पूछा है? आगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात का मतलब होता है या निगमन विधि में होता है। किसमें होता है बताइए? निगमन विधि में। ठीक भैया। और एक हमारा है नियम से उदाहरण। नियम से उदाहरण का मतलब बता सकते हैं? नियम से उदाहरण, इसे निगमन विधि कहते हैं। बताइए। नियम से उदाहरण, इसे निगमन क्या कहते हैं? इसे भी निगमन विधि कहते हैं। कौन सी? निगमन विधि। दूसरा हमारा है, तीसरा ऑप्शन, उदाहरण से नियम। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा? उदाहरण से नियम। राइट आंसर है कि शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षा का सूत्र क्या होता है? उदाहरण से नियम। पहले बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करो,
फिर एक नियम बनाओ भाई, पहले बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करो, फिर एक नियम बनाओ। यही हमारी क्या है, शिक्षण की आगमविद में शिक्षा का सूत्र है। ठीक, अमूर्त से मूर्त की बात कर रहा है। अमूर्त से मूर्त बात क्या कर रहा है, ये भी निगमन विधि से संबंधित है। किसमें से, ये भी निगमन विधि से संबंधित है। निगमन विधि से संबंधित है। किससे, निगमन विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एनसीएफ 2005 किसकी बात कर रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, आदेशक, मार्गदर्शक, सुविधादाता, तानाशाह। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ भी ना पता हो तो आप क्या बताते, आंसर कुछ तो आंसर ऐसे होते हैं कि आप ऐसे ही सही कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, मार्गदर्शक, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में। आदेश का मतलब ये थोड़ी आप हुक्म चलाने वाला, पुरानी सोच कि आदेश दे दिया, आदेश का हुक्म चलाने वाला नहीं चाहिए भैया। बच्चों को हुक्म चलाएंगे बच्चा डरेगा, हुक्म आप नहीं चला सकते, हुक्म नहीं चला सकते आप। मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। हाँ, आप बच्चों को रास्ता मत दिखाइए, आप बच्चों को सुविधादाता बनिए, सुविधा दीजिए। मार्गदर्शक नहीं होगा। सुविधादाता सही मतलब सही क्यों है बताइए, जो सीखने के माहौल को आसान बनाए, माहौल को कैसा बनाए, आसान बनाए। तानाशाह, तानाशाह मतलब अरे खींच कट्टा मारेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत का जनक कौन है, थॉर्नडाइक। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत का जनक कौन है बताइए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर। बताइए, सोचिए। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बताया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एशआर बताया था भैया। थॉर्नडाइक ने एशआर, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्या दिया था, आरएस का मतलब अनुक्रिया, उद्दीपक और पुनर्बलन पर जोर दिया था। स्किनर जो थे इन्होंने एशआर, अनुक्रिया, उद्दीपक और पुनर्बलन पर जोर दिया था। तो इन्होंने ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक कौन, यही तो है, स्किनर है भैया, स्किनर। पावलोव बताइए, पावलोव ने किस पे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। कोहलर तो बता चुके, अंतर्दृष्टि के जनक कौन है, कोहलर है। अंतर्दृष्टि के जनक कौन है, कोहलर। प्रश्न संख्या 22, बस 30 सवाल है। ठीक, अब हम चल रहे हैं 22 पे। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी, मैक्स वर्दिमर, कर्ट लेविन, एडलर, रूबिन, वेस्लर। बताइए क्या होगा 22 नंबर का। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, राइट आंसर मैक्स वर्दिमर ने रखी। किसने रखी, मैक्स वर्दिमर ने रखी। इन्होंने चीज़ों को पूर्ण होल रूप में देखने की बात की। किसमें, पूर्ण रूप में देखने की बात किसने की, मैक्स वर्दिमर ने की। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, मैक्स वर्दिमर ने रखी। कर्ट लेविन ने क्या किया था, इन्होंने फील्ड थ्योरी दी। कौन सी दी, क्या दी, फील्ड थ्योरी दी थी। एडगर रूबिन ने क्या दिया था, चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया। किस पे, चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया। चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया, चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया, याद रखना, चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया, चित्र और पृष्ठभूमि पर काम किया। ठीक भैया, पृष्ठभूमि पर। वेस्लर ने क्या किया था बता सकते हैं, वेस्लर इन्होंने बुद्धि परीक्षा बनाई। क्या बनाया, बुद्धि परीक्षा बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। आनुवांशिकता की इकाई किसकी, आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है बताइए। आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है, क्रोमोसोम को, निषेचित अंडे को, जीन को, युग्मनज को। बताइए क्या होगा आंसर, 23 नंबर राइट आंसर बताइए क्या होगा। आनुवंशिकता की इकाई क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है बताइए पहले, ये धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी। कैसी संरचना होती है, धागे जैसी। धागा होता है ना, धागे जैसी संरचना होती है। ठीक, जिसमें जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स, जिसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, निषेचित अंडा, निषेचित अंडा क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज होते हैं। निषेचित अंडा मतलब इसे युग्मनज कहते हैं। और जीन, जीन सही है।
आनुवंशिकता की इकाई जीन है। जीन को कहा जाता है, जीन का मतलब होता है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का वाला असली अणु। कौन सा है? जीन है। गुण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कौन है? असली अणु कौन है? ये जीन में, जीन भाई साहब हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, किसी कारण पहुंचता है? जीन के कारण पहुंचता है। युग्मनज मत बात करते हैं। शुक्राणु और अंडे की शुरुआती मिलन, जो युग्मनज होता है भैया, युग्मनज शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु और अंडाणु, ये शुरुआती मिलन होता है। शुरुआती मिलन को ही क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 24, बुद्ध के तरल एवं ठोस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? कैटल, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बिने। बताइए राइट आंसर क्या होगा 24 का? कैटल राइट आंसर होगा। बुद्ध के तरल एवं ठोस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? कैटल ने क्या बताया था बताइए? कैटल ने आर्बेक कैटल ने तरल जैविक और ठोस अनुभव बुद्धि बताई। कैटल ने क्या बताया? तरल का मतलब जैविक, तरल मतलब जैविक और ठोस मतलब अनुभव की वृद्धि बताई, बुद्धि बताई। ठीक। थॉर्नडाइक बता चुके। इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। पहले बताया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। स्पीयरमैन ने क्या बताया था? इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया। द्विकारक। बिने ने क्या बताया? इन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया। कितने कारक? एक कारक। राइट आंसर कौन सा है? कैटल। 25। बस 10 मिनट की क्लास और है, बस 5 मिनट। बालकों में नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? नैतिकता की बात करें, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। बताइए। जन्म से 2 वर्ष में बच्चों में क्या नैतिकता होगी भाई? राइट आंसर कौन सा होगा? जन्म से 2 वर्ष। मतलब जन्म से 2 वर्ष के बच्चों में नैतिकता की बहुत कमी होती है। नैतिकता कैसे होगी मेरे भैया? सब किस पर डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स पर। पेरेंट्स सब करते हैं उनका काम। ठीक। इसलिए बालकों की नैतिकता का अभाव किस अवस्था में? जन्म से 2 वर्ष में। अब दूसरा ऑप्शन 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष यहाँ नैतिकता बाहरी नियंत्रण में होती है। नैतिकता होती कैसे? बाहरी नियंत्रण में होती है। ठीक है बच्चे। 7 से 11 बाद बच्चे कहते हैं रिश्तेदार आए। अब एक रिश्तेदार बच्चे हैं, बच्चों का समझा रहते हैं, डांटे रहते हैं, एक रिश्तेदार के सामने हल्ला मत करना, खाना ये समोसा रखा है, ये समोसा मत खाना भैया। बच्चा देखता है कि हाँ भाई मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, समोसा नहीं खाना हमको, इसलिए समोसा वो नहीं खाता है। ठीक। 7 से 11 से बाहरी नियंत्रण, दबाव पर नैतिकता होती है। 12 से 15 वर्ष मतलब 12 से 15 वर्ष यहाँ नैतिकता सामाजिक समझ पर आधारित होती है। जब 12 से 15 वर्ष होता है यहाँ पर नैतिकता सामाजिक, बच्चा समाज में देखता है, समझता है, वहाँ उस पर आधारित होती है। ठीक। राइट आंसर कौन सा है? जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों का प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। बताइए। सीखने के नियमों का प्रतिपादन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। एक का आंसर भैया आप भी बता दीजिए मेरे भैया, सब तो हम ही बता रहे हैं। पावलोव क्या है? पावलोव अनुबंधन के प्रयोग किए। पावलोव ने क्या किया? अनुबंधन का प्रयोग किया। किसका किया? अनुबंधन का। स्किनर ने किसके प्रयोग किया? चूहे का। फास्ट थोड़ा। थॉर्नडाइक ने, इन्होंने तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के 3 नियम बताए। कौन से? तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, 3 नियम बताए। नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। याद रखना पूछता है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के 3 नियम किसने बताए? थॉर्नडाइक ने बताई। कोहलर ने बताया क्या बताया? कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? अच्छा बता दीजिए। जो कोहलर भाई साहब थे किस पर प्रयोग किए थे? चिंपांजी पर। आप नहीं बताएंगे, पता है हमको। चिंपांजी पर। प्रश्न संख्या 27, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? कच्चा कच्चे की समस्याएं, समाज की समस्याएं, नए सिद्धांतों का निर्माण, ये सभी। 27 में बताइए क्या होगा? कच्चा कच्च के मतलब क्रियात्मक अनुसंधान पूछ रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है भैया, जैसे कि स्कूल की रोजाना की समस्याओं का तुरंत समाधान। स्कूल की समस्याओं का, जो स्कूल होता है हमारा, स्कूल होता है, इसकी रोजाना की समस्याओं को तुरंत समाधान, यही क्या है? कच्चा कच्ची की समस्याएं हैं। हमारा आंसर भी यही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र यही है, कच्चा कच्ची की समस्याएं। जो समाज की समस्याएं हैं या समाज शास्त्र का विषय, या कैसा विषय है? समाज शास्त्र का विषय, समाज शास्त्र का विषय। किसका? समाज शास्त्र। ठीक। नेक्स्ट और एक ये है, आंसर कौन सा होगा? ये
एक अच्छा समझ है। और सी ऑप्शन था नए सिद्धांतों का निर्माण। बताइए, नए सिद्धांतों का निर्माण, इसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक, डी ये सभी होगा ना, ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तीनों गलत। राइट कौन सा है? ऑप्शन ए। अच्छा कैसे समझते हैं। प्रश्न संख्या 28, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र किस अवस्था में होते हैं? बताइए, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र किस अवस्था में होते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या 28, जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था समझिए, शैशवावस्था पूछ क्या रहा है? विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन, क्या पूछ रहा है? शारीरिक परिवर्तन पूछ रहा है। शारीरिक परिवर्तन याद रखना, शारीरिक परिवर्तन पूछ रहा है, सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? जो शैशवावस्था की जो बात होती है ना, शैशवावस्था में वृद्धि तेज होती है, पर परिवर्तन जो वृद्धि है, क्या चीज? वृद्धि, ये तेज होती है, लेकिन परिवर्तन क्या? परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है? शैशवावस्था में वृद्धि तेज होती है, पर परिवर्तन किशोरावस्था जितने जटिल नहीं होते हैं। किशोरावस्था जितने जटिल नहीं होते थे, परिवर्तन किशोरावस्था जटिल होते। ये बाल्यावस्था की बात कहा जाए, इसे विकास की स्थिरता का काल है। बाल्यावस्था के विकास की पूछे, विकास की स्थिरता का काल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे विकास की स्थिरता, स्थिरता। ठीक, विकास की स्थिरता का काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र अवस्था में होते हैं। किशोरावस्था में यही है। इसमें क्या होता है, क्यों होता है बताइए? हार्मोनल बदलाव। कैसे बदलाव? हार्मोनल बदलाव जो होते हैं, हार्मोनल बदलाव जो होते हैं, और अचानक बढ़ती लंबाई। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव जल्दी होते हैं और इनकी अचानक लंबाई बढ़ती है किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, यहाँ शरीर धीरे धीरे ढलने लगता है, बूढ़े होने लगते हैं, प्रौढ़ावस्था। ठीक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, बताइए, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने, वाटसन ने, हल ने, फ्रायर ने। किसने दिया बताइए? राइट आंसर ये होगा कि जो मैस्लो थे, मैस्लो सही है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने? मैस्लो ने दिया। किसने दिया? मैस्लो ने क्या दिया था? अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। जब वाटसन की बात करें, वाटसन किसके जनक बताइए? व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। हल बताइए, हल किसके जनक है? हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। कौन सी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। कौन सी? रिडक्शन। हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। और फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद के जनक। मनोविश्लेषणवाद के जनक, लिख लेना आगे। विश्लेषणवाद के जनक कौन है? फ्रायड। प्रश्न संख्या 29, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेस्क्यू ने, डाल्टन ने। दोस्तों अगर एक बात कहें, अगर ये 30 नंबर का जो 30 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों एक बात कहें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आपको 30 प्रश्न कराए, 30 प्रश्न में कम से कम 4 ऑप्शन, 3 चौक 12, 120 प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व करवाया मात्र 30-35 मिनटों में, और कम ही लगे होंगे। ठीक, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।